पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। आज मैं टीडीबीएफपी का लूब ऑयल सिस्टम पे वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली ये वीडियो सबसे पहले बनाना चाहिए था। मैंने टीडीबीएफपी पे स्टॉप वाल्व ऑपरेशन एंड कंट्रोल वाल्व ऑपरेशन का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर उसको देख सकते हैं। लेकिन उस वीडियो से पहले मुझे सबसे पहले ये वीडियो बनाना चाहिए था। दिस इज द बेसिक वीडियो कि जहां से आपको गवर्निंग ऑयल कहां से निकलता है, जैकिंग ऑयल सिस्टम का क्या लाइन है, सारा सिस्टम हमको इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ठीक है, मैं आपको ये वीडियो बनाता हूं कि लूब ऑयल सिस्टम क्या होता है और इसमें बेसिक पंप क्या क्या लगे हुए हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं टीडीबीएफपी का लूब ऑयल सिस्टम। देखिए, लूब ऑयल सिस्टम में आपको क्या है कि बियरिंग लुब्रिकेशन के लिए जो ऑयल जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैकिंग ऑयल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, गवर्निंग ऑयल सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं लेकिन इसके बारे में, और ऑयल सेंट्रीफ्यूज सिस्टम होता है इसके बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं लूब ऑयल सिस्टम के बारे में। टीडीबीएफपी का ऑयल सिस्टम में देखिएगा, आपका एक टैंक होता है। टैंक का जो कैपेसिटी है 10 MQ पर आवर, 10 MQ का होता है कैपेसिटी। और इसमें जो ऑयल जो यूज करते हैं वो सर्वो प्राइम ऑयल यूज करते हैं। ठीक है, सर्वो प्राइम 46 हम लोग ऑयल यूज करते हैं। ठीक है, यहां से क्या होता है कि आपके टैंक के ऊपर देखिएगा अगर फोटो में कि आपका ये टैंक है, टैंक के ऊपर आपका डिफॉर्मर रहता है। ये जो रहता है डिफॉर्मर है जिसका भी कैपेसिटी 1.3 MQ होता है। ठीक है, ये तो आपका टैंक जो होता है 0 मीटर पे ही है, देखते होंगे। जो बियरिंग से जो ऑयल जो रिटर्न होता है टैंक में, तो सबसे पहले आपका 8.5 मीटर पे डंप वेल होता है, डंप वेल। तो जो भी बियरिंग से या जैक ऑयल सिस्टम से या गवर्निंग सिस्टम से जो भी ऑयल आएगा सबसे पहले डंप वेल में आता है। डंप वेल कहां पर आता है? 8.5 मीटर पर देखिएगा, सबसे पहले यहां से आता है और यहां से ऑयल आपका टैंक में जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है टैंक का कि टैंक रहता है जिसका कैपेसिटी 10 MQ है, उसके ऊपर आपका डिफॉर्मर रहता है, उसके ऊपर आपका डंप वेल रहता है 8.5 मीटर पे। तो जो भी रिटर्निंग ऑयल होता है सबसे पहले डंप वेल में आता है, डंप वेल से आपको आता है डिफॉर्मर में, डिफॉर्मर से आता है आपका टैंक में। ठीक है, सिंपल। यहां देखिए पंप, देखिए आपका लूब ऑयल सिस्टम के लिए टोटल 3 पंप है लूब ऑयल सिस्टम के लिए, जिसमें से 2 आपका एसी पंप है और एक आपका डीसी पंप है। ठीक है, एसी पंप आपका एओपी करते हैं, ऑक्सिलरी ऑयल पंप, ये 2 है। डीसी ईओपी जो मतलब डीसी मोटर के साथ चलता है। अगर आपका दोनों एओपी में अगर कुछ प्रॉब्लम अगर आ जाता है तो लूब ऑयल जो बियरिंग को कूल तो करना ही होगा, तो कूल करने के लिए क्या होता है आपका डीसी ईओपी स्टार्ट हो जाता है। फिर आपका एक जैक ऑयल पंप होता है, जैक ऑयल पंप जहां पे मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट रहेगा स्टार्टिंग कंडीशन में, तो सबसे पहले क्या करता है जीओपी जाके उसको लिफ्ट करता है ताकि मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट अवॉइड हो सके, और उसके बीच में जनरल और शाफ्ट के बीच में आपका क्या रहता है एक ऑयल फिल्म बना देता है। ऑयल फिल्म बनाने से क्या होता है आपका शाफ्ट लिफ्टेड होता है और आसानी से रोटेट हो जाता है। और एक टीओपी है, ट्रांसफर ऑयल पंप। मान लीजिए कि आपके ऑयल को टीडीबीएफपी को टैंक को क्लीनिंग करना हो, तो क्लीनिंग करना होगा तो आपको ऑयल वहां से ट्रांसफर करना होगा। तो उस टैंक के ऑयल को ट्रांसफर करके हम लोग डर्टी ऑयल टैंक में ले जाते हैं और फिर वहां से डर्टी ऑयल टैंक से हम लोग डर्टी ऑयल पंप चला के और आपका सेंट्रीफ्यूज को चला के हम लोग फिर से टीडीबीएफपी में ले सकते हैं, या क्लीन ऑयल टैंक के थ्रू भी हम लोग ले सकते हैं। तो ये टीओपी का यूज होता है ओनली ट्रांसफर द ऑयल फ्रॉम द टीडीबीएफपी टैंक टू डर्टी ऑयल टैंक और क्लीन ऑयल टैंक। सिंपल। देखिए एओपी के बारे में थोड़ा सा और हम लोग जानते हैं। इसका जो एसी एओपी एसी होता है उसका 90 किलोवाट एक का एसी मोटर लगा रहता है, 90 किलोवाट का एसी मोटर रहता है। इसका कैपेसिटी जो है 150 MQ पर आवर का कैपेसिटी होता है। डिस्चार्ज प्रेशर जनरली इसका 11.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, डीसी एओपी थोड़ा सा छोटा है, इसमें आपका 15 किलोवाट का डीसी मोटर लगा रहता है और इसका कैपेसिटी 25 MQ पर आवर का होता है। देखिए मतलब एसी का कैपेसिटी 150 MQ पर आवर है, बट डीसी का कैपेसिटी 25 MQ पर आवर है और इसका डिस्चार्ज प्रेशर भी 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। मींस ये सिर्फ आपको कूलिंग करने के लिए जाता है, बियरिंग को कूल करने के लिए जाता है। ठीक है, जब इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ बोथ एसी पंप then DC pump will start and it will only cool the bearing, आपका जो फिल्टर और कूलर को बाईपास करते हुए जाता है। ठीक है, और एक आपका जीओपी है, जीओपी का प्रेशर जनरली हम लोग 1110 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखते हैं।
एओपी पंप होता है वो स्क्रू पंप होता है। तो और स्क्रू पंप क्या होता है? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रोटेटरी पंप होता है। इस पंप का जनरली हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं? जहां पे आपको हाई हेड का रिक्वायरमेंट हो, हाई स्पीड का रिक्वायरमेंट हो, जहां पे आपको कांस्टेंट डिस्चार्ज रखना हो एंड हाई सक्शन लिफ्ट हो, वहां पे हम लोग इस टाइप का पंप यूज करते हैं। जनरली इस पंप पे क्या रहता है? 3 मूविंग पार्ट होता है। एक आपका पावर स्क्रू होता है एंड 2 आइडलर स्क्रू होता है, रोटेटिंग इन ए स्पेशल इंसर्ट मेड टू क्लोज टॉलरेंस। और इस पंप का मेनली खासियत क्या होता है? इसका मैक्सिमम बियर रेसिस्टेंस होता है, लॉन्ग सर्विस लाइफ होता है, इसका मेंटेनेंस भी बहुत लो होता है, नॉइज लेवल बहुत बहुत लो होता है एंड वाइब्रेशन भी बहुत लो होता है। इसी कारण से जनरली हाई प्रेशर पंप जो होता है वह स्क्रू पंप ही हम लोग यूज करते हैं। लाइन डायग्राम देखते हैं इसका, ब्लू वाल सिस्टम का लाइन डायग्राम। देखिए आपका ये टैंक है, जहां इसका कैपेसिटी 10 MQ था। यहां से क्या होता है? आपका 2 पंप है। देखिए आप दो एओपी पंप है, जैसा मैंने आपको बताया था। यहां से आपका ये सक्शन वाल्व है, सक्शन फिल्टर, ये आपका फिल्टर है। फिल्टर होते हुए इसमें सक करता है, सक करने के बाद आपका ये डिस्चार्ज निकालता है। उसी प्रकार से ये आपका सेकंड पंप का सक्शन लाइन है, सक्शन लाइन आया, फिल्टर होते हुए आपका ये डिस्चार्ज करता है। डिस्चार्ज करने के बाद क्या होता है? एक लाइन जो होता है आपका पायलट ऑपरेटेड सेफ्टी वाल्व होता है, दोनों में लगा हुआ है पायलट ऑपरेटेड सेफ्टी वाल्व। ये पायलट ऑपरेटेड सेफ्टी वाल्व को हम लोग क्या करते हैं कि प्रेशर सेट कर देते हैं 13.2 kg प्रेशर। ठीक है, इसको सेट कर देते हैं ताकि जैसे जब तक इस पंप का प्रेशर आपका जनरली इस पंप का प्रेशर जो होता है 11.6 kg के आसपास रहता है। ठीक है, तो 11.6 kg प्रेशर है और इसका हम लोग सेट कर देते हैं 13.2 kg प्रेशर। अब जब तक इसका 11.6 kg प्रेशर रहेगा ये वाल्व क्लोज रहेगा। जैसे किसी कारण से अगर इस पंप का प्रेशर 13.2 kg से अगर मतलब इंक्रीज हो गया तो ये वाल्व आपका क्या होता है? सर्विस में आ जाता है और ये जो है जब 13.2 kg से प्रेशर को ड्रॉप करा देता है ताकि इस लाइन का प्रेशर 13.2 kg से एक्सीड ना हो। तो ये इसका काम है। यहां के बाद क्या होता है? आपका एक कॉमन हेडर बनाता है, कॉमन हेडर बनाया और इसी कॉमन हेडर से आपका एक लाइन जो है वह गवर्निंग सिस्टम के लिए लेके चला जाता है, जो आपका स्टॉप वाल्व, कंट्रोल वाल्व एंड बारिंग गियर में यूज होता है। ये जो कॉमन हेडर से एक लाइन जो होता है वो आपका टैंक में जाता है, इसको कहते हैं रीसर्कुलेशन कंट्रोल वाल्व। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आपका कॉमन हेडर। ये जो आपका था पायलट ऑपरेटेड सेफ्टी रिलीफ वाल्व जो था ये इंडिविजुअल पंप का था, लेकिन कॉमन हेडर का आपको प्रेशर 11.6 kg रखना है। तो उस प्रेशर को मेंटेन कैसे होता है? तो कॉमन हेडर से देखिए आपका एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगा दिया, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगा दिया है और इसका भी हम लोग सेट कर देता है 11 kg के आसपास, 11.6 kg आसपास सेट कर देते हैं। तो ये सेट इसको करना नहीं होता। ये क्या होता है कि ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व जो है इस लाइन का प्रेशर 11.6 kg मेंटेन रखता है। देखिए ये वर्क कैसे करता है कि यहां पे क्या है कि देखिए यहां पे देखिए इंपल्स लाइन है, यहां पे इंपल्स लाइन है और प्लस आपका क्या स्प्रिंग है। तो जब तक इस लाइन का प्रेशर 11.6 kg से ज्यादा नहीं होगा ये वाल्व क्लोज रहेगा। मान लीजिए कि किसी कारण से इस लाइन का प्रेशर 11.6 kg से एक्सीड कर गया तो ये क्या करेगा? यहां से एक इंपल्स लाइन लेगा और स्प्रिंग के अगेंस्ट उसको क्या करेगा? पाथ प्रोवाइड करता है, यहां से इसको एड पाथ प्रोवाइड कर दिया। देखिए अभी तक आपका क्या है? सपोज कीजिए यहां पे आपका ये स्प्रिंग है, ये लाइन यहां से आ रहा था, ये लाइन यहां से इंक्रीज होता है मतलब आगे जाता है और यहां एक लगा दिया है स्पूल पाथ और यहां से एक इंपल्स लाइन ले लिया है इसको यहां से। दिस इज द प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। देखिए वर्क कैसे करता है कि ये आपका यहां पे लाइन है, यहां से यहां आपका कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि आपका ये पोर्ट मैच नहीं हो रहा है। तो क्या होता है कि हम 11.6 kg प्रेशर इसको सेट कर दिए स्प्रिंग से। तो इस स्पूल पे 2 फोर्स लग रहा है, एक आपका नीचे से ऑयल प्रेशर लग रहा है इस स्पूल पे और एक आपका स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। जैसे ही इस स्पूल का प्रेशर 11.6 kg से ज्यादा नीचे नहीं होगा तब तक ये स्पूल ऊपर की ओर मूव नहीं करेगा। मान लीजिए किसी कारण से इस लाइन का प्रेशर 11.6 kg से ज्यादा हो गया, जो आपका सेट प्रेशर से ज्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपका इस स्पूल को ऊपर की ओर मूव करा देगा और ये मूव कराते हुए ये यहां पे लेके आ जाएगा और इसको कनेक्ट कर देगा। कनेक्ट करने के बाद आपको ये टैंक में चला जाएगा। सिंपल इसी फंडा पे काम करता है। तो रिसर्कुलेशन कंट्रोल वाल्व जो होता है मेंटेन द प्रेशर ऑफ द कॉमन डिस्चार्ज हेडर। ठीक है, कॉमन डिस्चार्ज हेडर है, यहां से ऑयल जो होता है कूलर में जाता है, आपका
ट्विन कूलर होता है, एक आपका कूलर सर्विस में रहता है, दूसरा कूलर आपका क्या रहता है, स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। ठीक है, वहां के बाद आपको आता है डुप्लेक्स फिल्टर होता है। ये डुप्लेक्स फिल्टर है आपका, एक फिल्टर सर्विस में रहता है, एक फिल्टर आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। अगर आपका डीपी देखिए यहाँ पे और यहाँ पे एक प्रेशर गेज लगा दिया है डीपी का, अगर इसका डीपी 1.5 kg से पर सेमेस्टर से ज्यादा हो गया तो आपको फिल्टर को चेंज करना होता है और मेंटेनेंस को बोलना होता है कि आपको जो फिल्टर डर्टी हो जाता है उसको आप क्लीन कर दीजिए। ठीक है, यहां से आपको फिर एक ऑयल देखिए आ रहा है, यहाँ पे आपका लूप वाल्व कंट्रोल प्रेशर, ये भी आपका प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व भी है। देखिए ये क्या करता है, इस लाइन का प्रेशर को आपका जो बियरिंग में जा रहा है, देखिए यहाँ के बाद आपका बियरिंग में जा रहा है, तो बियरिंग का प्रेशर 2.5 kg मेंटेन हम लोग को होना चाहिए। तो इनलेट प्रेशर कुछ भी हो, बियरिंग का प्रेशर जो होता है वो 2.5 kg मेंटेन होना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है कि लूप वाल्व कंट्रोल वाल्व लगा दिया, ये कंट्रोल वाल्व भी इंपल्स की तरह, जो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व मैंने बताया था उसी प्रकार ये काम करता है। इसको ओपन क्लोज करके आपको क्या करता है, प्रेशर जो होता है, देखिए इंपल्स लाइन है, इंपल्स लाइन लेके यहाँ आउटलेट प्रेशर को 2.5 kg मेंटेन रखता है। और ये आपका जो होता है लाइन बियरिंग में जाता है। बियरिंग में आपका क्या है, बूस्टर पंप है ऊपर में, बूस्टर पंप के बाद आपका क्या है, गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स के बाद आपका क्या है, टरबाइन है, फिर आपका क्या है, मेन बॉयलर फीड पंप है। ठीक है, जनरली ऐसा ही अरेंजमेंट रहता है। तो सब का क्या है, बियरिंग है, यहाँ पे इसका बियरिंग है, इसका यहाँ बियरिंग है, इसका अपना बियरिंग है, अपना बियरिंग है सबका। तो इस सारे बियरिंग में ये ऑयल सप्लाई करता है। ठीक है, और इस बियरिंग का टेम्परेचर को जनरली 50 से 60 डिग्री के आसपास मेंटेन होना चाहिए। अगर इसका टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है तो क्या होता है कि यहाँ जो कूलर में जो वाटर आता है वो आपका इस TGECW पंप से आता है, TGECW पंप से। और इसके आउटलेट में जो TGECW का जो लाइन जा रहा है इनलेट, और यहाँ से जो आउटलेट निकल रहा है, आउटलेट में आपका एक टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व लगा रहता है। और टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व में हम लोग सेट कर देते हैं कि 45 डिग्री टेम्परेचर। जैसे इसको सेट करते हैं तो इतना टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है। कंट्रोल वाल्व को ओपनिंग क्लोजिंग करके क्या करता है कि आपको इसका ऑयल का टेम्परेचर आफ्टर कूलर 45 डिग्री मेंटेन करता है। ठीक है, और बियरिंग का टेम्परेचर 50 से 60 डिग्री के आसपास होना चाहिए। तो ये आपका जितना भी बियरिंग है, बूस्टर पंप का, आपको टरबाइन का, गियर बॉक्स का, आपका बॉयलर फीड पंप का, सबके बियरिंग को पुल करता है। और बियरिंग के बाद जो आपका ऑयल रिटर्न होता है तो सबसे रिटर्न लाइन कहां पे जाता है, आपका डंप वेल में जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था डंप वेल में जाता है, डंप वेल के बाद आपका डिफॉर्मर में जाता है, डिफॉर्मर के बाद आपका फिर टैंक में जाता है। तो ये इस प्रकार से सर्कुलेट करता रहता है। और आप देखिए बियरिंग का जो लाइन जो जा रहा है गवर्निंग सिस्टम प्लस बारिंग गियर में, ये आपका ना तो कूलर में जाता है ना ही फिल्टर में जाता है। ठीक है, जीओपी का क्या होता है, जीओपी में क्या होता है कि जब आपका शाफ्ट मतलब स्टेशनरी शाफ्ट है, मतलब शाफ्ट अगर स्टॉप कंडीशन में है तो उसमें क्या होता है कि आपका रोटर शाफ्ट जो है और जनरल बियरिंग के बीच में मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है। और वहां पे अगर आप उस मेटल टू मेटल कांटेक्ट में अगर शाफ्ट को आप रोटेट कीजिएगा तो शाफ्ट डैमेज हो सकता है, बियरिंग जो है आपका डैमेज हो सकता है। तो उस टॉर्क को रिड्यूस करने के लिए हम लोग जीओपी लाइन है। जीओपी लाइन क्या होता है, जनरली 110 kg प्रेशर पे उस शाफ्ट को लिफ्ट कर देता है और जनरल और शाफ्ट के बीच में एक ऑयल फिल्म बना देता है। उस ऑयल फिल्म के क्या होता है, आपका फ्रिक्शनल रिड्यूस हो जाता है और आसानी से ये रोटेट हो सकता है। तो जीओपी का काम ओनली लिफ्टिंग द शाफ्ट इन जनरल और एक ऑयल फिल्म बनाता है। तो इसमें क्या होता है कि जीओपी में एक आपका प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व होता है, प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है डिस्चार्ज लाइन में, और एक आपका सेफ्टी वाल्व भी होता है, यानी प्रेशर रिलीफ वाल्व को हम लोग 110 पे सेट करते हैं और सेफ्टी वाल्व को 100 kg पे सेट कर देते हैं ताकि जीओपी का प्रेशर 100 के आसपास मेंटेन है। और ये जीओपी कटिंग कटआउट भी होता है। जब आप टरबाइन को रोल कीजिएगा तो ये 510 आरपीएम पे आपका क्या हो जाता है, कटिंग होता है जीओपी, और 540 आरपीएम पे आपका जीओपी जो होता है वो कट आउट होता है। क्या होता है कि 540 तक क्या होता है कि वो सेल्फ सफिशिएंट ऑयल फिल्म बनाने लगता है। वो मतलब आरपीएम के कारण, उस आरपीएम के कारण क्या होता है कि जनरल और शाफ्ट के बीच में ऑयल फिल्म आ जाता है, वो सेल्फ ऑयल फिल्म बना लगता है, तो आपका जीओपी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और 510 जैसे आपका ट्रिप करता है तो 510 आरपीएम पे आपका जीओपी कटिंग हो जाता है, क्योंकि वहां पे आपको चांस रहता है क्योंकि ऑयल फिल्म का प्रेशर कम हो जाता है। ऑयल फिल्म का प्रेशर कम होने के कारण क्या होता है कि आपका मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट होने का चांस बढ़ जाएगा
तो 5-10 आरपीएम पे आपको जीओपी को स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जनरली इसका बहुत सिंपल है ऑयल डायग्राम। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं इसका कि इंटरलॉक प्रोटेक्शन क्या है एलओपी जीओपी का। इंटरलॉक प्रोटेक्शन जो आपका एलओपी पंप आगरा एंड जो बॉम्बे रहता है जिसको हम लोग नाम देते हैं एलओपी ए एंड बी, उसका ऑटो स्टार्ट एंड परमिट स्टॉप के बारे में थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में क्या है। देखिए एलओपी एक पंप का अगर हम लोग ऑटो स्टार्ट एंड परमिट स्टॉप अगर पढ़ लेंगे तो दोनों पंप का सेम ही रहता है। तो इसका देखिए पहले ऑटो स्टार्ट कमांड क्या है। अगर एलओपी बी आपका चल रहा हो और एलओपी बी ट्रिप कर गया तो एलओपी आगरा में क्या होगा, ए में ऑटो स्टार्ट कमांड चला जाएगा। एलओपी बी फेल टू स्टार्ट, एलओपी बी को आपने स्टार्ट किया और वो फेल टू स्टार्ट हो गया तो ऑटो में आपका एलओपी ए स्टार्ट हो जाएगा। देखिए थर्ड कंडीशन है कि इधर टीडीपीएफपी वर्किंग, आपका टीडीपीएफपी वर्किंग में हो या एलओपी बी आपका रनिंग कंडीशन में हो, मींस दोनों में कोई, आइदर टीडीपीएफपी वर्किंग हो या एलओपी बम्बे ऑन हो एंड लूप वाइल डिस्चार्ज प्रेशर लो 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लो हो जाए या लूप वाइल हेडर प्रेशर 1.5 kg पर सीएम स्क्वायर से लो हो जाए तो ऑटो स्टार्ट चला जाएगा ए में। देखिए लूप वाइल डिस्चार्ज हेडर प्रेशर जनरली 11.6 kg के आसपास रहता है या लूप वाइल हेडर प्रेशर जो है वो 2.5 kg हम लोग मेंटेन करते हैं। अगर कोई भी टीडीपीएफपी मान लीजिए कि वर्किंग में है या एलओपी बम्बे चल रहा हो और ये प्रेशर अगर रिड्यूस होके लेस देन 7 kg अगर आ जाए तो दूसरा एलओपी स्टार्ट हो जाएगा ऑटो में, या लूप वाइल हेडर प्रेशर जो है जो जिसके बाद आपका बेयरिंग में आपका ऑयल जाता है, अगर वो प्रेशर 2.5 kg मतलब रहना चाहिए, अगर वो प्रेशर 1.5 kg अगर आ जाए तो आपका दूसरा पंप एलओपी पंप है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका एक पंप स्टार्ट हो गया तो परमिशन कब देगा उसको स्टॉप करने का। ठीक है, अगर टीडीपीएफपी नॉट वर्किंग है आप उसको एलओपी को स्टॉप कर सकते हैं। अगर एलओपी बम्बई चल रहा हो और लूप वाइल जो है डिस्चार्ज प्रेशर 7 kg से ज्यादा हो या लूप वाइल हेडर प्रेशर 1.5 kg से ज्यादा हो तो आप एक पंप को स्टॉप कर सकते हैं। मींस अगर आपका किसी कारण से 2 पंप चल रहा हो और आपको एक पंप को उसको स्टॉप करना हो तो उसका परमिशन तभी देगा जब आपका टीडीपीएफपी अगर नॉट वर्किंग है या एलओपी बम्बे आपका रनिंग कंडीशन में है, एक एलओपी अगर रनिंग कंडीशन में है और लूप वाइल डिस्चार्ज हेडर प्रेशर 7 kg से ज्यादा हो गया है या लूप वाइल हेडर प्रेशर 1.5 kg से ज्यादा हो चुका है तो आप एक पंप को स्टॉप कर सकते हैं। ये जनरली था जीओपी का। मैंने आपको बताया था कि कट इन कट आउट क्या होता है। 5-10 आरपीएम रहेगा तो कट इन हो जाता है एंड 540 आरपीएम रहेगा तो आपका कट आउट हो जाता है। टीडीपीएफपी का वर्किंग मतलब क्या समझते हैं? टीडीपीएफपी वर्किंग मतलब क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया था टीडीपीएफपी वर्किंग का पहला कंडीशन है कि आपका मेन कंट्रोल वाल्व या ऑक्सिलरी कंट्रोल वाल्व अगर ग्रेटर देन 2% ओपन हो गया है इसका मतलब वो वर्किंग कंडीशन है। दूसरा, अगर स्टॉप वाल्व ओपन है इसका मतलब वर्किंग है। ठीक है, टीडीपीएफपी का स्पीड जो है अगर 800 आरपीएम से ज्यादा हो गया है इसका मतलब क्या है, वह वर्किंग है। ठीक है, तो वर्किंग का मतलब यही होता है कि मेन कंट्रोल वाल्व ग्रेटर देन 2% ओपन है, स्टॉप वाल्व ओपन है, स्पीड आपका 800 आरपीएम से ज्यादा है। अगर आपका ट्रिप ऑयल प्रेशर ग्रेटर देन 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा हो तो टीडीपीएफपी वर्किंग माना जाता है। तो ये कंडीशन है कि आपका टीडीपीएफपी वर्किंग मतलब क्या। अगर ये चारों में से कोई एक भी कंडीशन है तो टीडीपीएफपी वर्किंग माना जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टीडीपीएफपी लूप वाइल सिस्टम। तो मैंने टीडीपीएफपी का लूप वाइल सिस्टम का 3 पार्ट मैंने बनाया है। टीडीपीएफपी लूप वाइल सिस्टम, स्टॉप वाल्व ऑपरेशन एंड कंट्रोल वाल्व ऑपरेशन का। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑयल सिस्टम ऑफ टीडीपीएफपी। और एक जो है लास्ट टॉपिक मैं टीडीपीएफपी पे बनाऊंगा जिसमें आप टीडीपीएफपी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन की टरबाइन कितना स्टेज का होता है, उसका वर्किंग प्रेशर कितना होता है और टीडीपीएफपी का रोलिंग हम लोग कैसे करते हैं, उसको ऑपरेशन में उसको एक्शन में हम लोग कैसे लाते हैं, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।